हाँ जी बेटा, क्विकली बढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे, डायमेंशनल एनालिसिस की थर्ड एप्लीकेशन। सारी की सारी एप्लीकेशन बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो थर्ड एप्लीकेशन है क्या? हाउ टू डिराइव अ फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हाउ टू डिराइव अ फॉर्मूला और हाउ टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आप कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बेटा आपको एक सिचुएशन गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम में डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही तीन चीजें हैं जिन पे वो डिपेंड कर सकता है, क्योंकि पेंडुलम बना किससे? एक बॉब से, उसका कुछ मास होगा, कुछ लेंथ होगी पेंडुलम की, और जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसको वापस कौन लाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन्हीं तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। हम नहीं जानते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, या कैसा रिलेशन है। रिलेशन डिटरमिन करने के में हमारी हेल्प करेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लेट्स सी, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को, किस तरह से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा। हम नहीं जानते करेगा कि नहीं, हमारा अंदाजा है कि ये कर सकता है। मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इन पे डिपेंड कर रहा है तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आप इसको इस तरह से लिखेंगे, T इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, M टू सम पावर A, L टू सम पावर B, G टू सम पावर C। अपने से कुछ पावर्स दे दो, ABC लिख लो, XYZ लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा अगले स्टेप में देखिए। आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। हियर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो आपका रिलेशन आ गया k इंटू m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। और बेटा यही इक्वेशन आपका फाइनल आंसर होगी अगर आपको a, b और c की वैल्यूज मिल जाएं। तो अभी तक आपके पास a, b और c की वैल्यूज नहीं, यही आपको ढूंढना है कि m की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, l की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, किस तरह डिपेंड करेगी ये क्वांटिटी m, l और g पे। यही काम आपको करना है। मतलब आपका बस एक ही काम बचा, अब a, b, c की वैल्यू डिटरमिन करना और फाइनली उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, तो आपका आंसर आपके पास आ चुका होगा, राइट। तो करेंगे क्या बेटा? हमें अप्लाई करना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तीनों एप्लीकेशंस में एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, और अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो भी। जैसे लेफ्ट साइड में t है तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू m का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर a, l का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर b एंड स्मॉल g का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर c। दैट्स इट, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे k को हम नहीं लिखेंगे। अब देखो m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? जस्ट मास, m खुद ही फंडामेंटल है, l लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट l होगा टू द पावर b, और एक्सेलरेशन कोई भी हो, चाहे ड्यू टू ग्रेविटी हो या कुछ हो, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l t टू द पावर -2, राइट। तो देखिए अगले स्टेप में इन तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं m टू द पावर a, L टू द पावर B प्लस C, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां L की पावर B है और यहां L की पावर C है। When bases are same, powers are added. When bases are same, powers are added. आते हैं बेटा T पे, तो T की पावर क्या होनी चाहिए? -2C होगी कि नहीं? सोचिए जरा। T की पावर इज -2C। लेफ्ट साइड पे क्या है? जस्ट T। एनीवे इसको m, l और t की फॉर्म्स में लिखिए, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 आ गया। अब बस हमें एक काम करना है, हमें m, l और t की पावर्स को कंपेयर करना है दोनों साइड्स पे। यहां पे ऐसा कह लो, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे आप डायमेंशंस को अगर आप कंपेयर करके देखें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो आपको अपने आप a, b, c की वैल्यूज मिल जाएगी। देखिए बेटा तीन वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 लीनियर इक्वेशंस चाहिए। क्लास 10th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। वैसे तीन वेरिएबल्स हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम आपको तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो तीन इक्वेशन अपने आप मिलेगी। m की पावर्स को कंपेयर करोगे एक इक्वेशन मिलेगी, l की पावर्स को कंपेयर करोगे दूसरी, और t की पावर्स को कंपेयर करके तीसरी। सो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? वी गेट, अगर आप देखें यहां पे m की वैल्यू, m की पावर है a और लेफ्ट साइड पे 0, तो हमें क्या मिल गया कि a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, सिंपल। कॉमा l की पावर्स को कंपेयर करके देखो, राइट साइड पे क्या b प्लस सी, लेफ्ट साइड पे क्या 0, तो इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी हमें, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस सी, इजंट इट? कॉमा या एंड, अब तीसरा t की पावर यहां क्या माइनस 2c और लेफ्ट साइड पे क्या 1, दैट इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है? a और c की वैल्यूज मिल गई, और b की वैल्यू क्या थी? माइनस c, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 1/2। c माइनस 1/2 है तो b क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, राइट? बस हमारा काम खत्म हो चुका है। बस ये a, b और c की वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज of a, b and c in equation 1, what do we get? We get, देखिए जरा, t is equal to some constant k into m to the power 0, l to the power 1/2, g to the power minus 1/2। a, b और c की ये वैल्यूज उठा के हमने पुट कर दी, राइट? तो देखिए m की पावर 0 होने का मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, मतलब m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k l टू द पावर 1/2। अगर g को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, तो आप इस स्टेप में भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू रूट ऑफ l अपॉन g। सो दिस इज योर आंसर। आपको यहीं पे अपना आंसर छोड़ना है, आप रिलेशन डिराइव कर चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ, अभी मैंने हाउ टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको लिखाया था, वहां पे k की जगह क्या लिखा हुआ था? 2π। एक्चुअली इस k की वैल्यू 2π रहती है, वैल्यू ऑफ k इज 2π। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम के केस में इसकी वैल्यू 2π है, बट ये आप डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो आपका आंसर k की टर्म्स में ही रहेगा। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटली, दिस वैल्यू इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, दिस इज डिटरमिन्ड। तो पहले बाकी फैक्टर्स पे रिलेशन डिपेंडेंस हमें पता चली, उसके बाद हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हर बार लेंथ अलग अलग वेरी करके देखेंगे, अलग अलग पेंडुलम लेके देखेंगे, उनके टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली मेजर किए जा सकते हैं यूजिंग अ स्टॉप वॉच। फिर उनके कंपैरिजन से ओवर एंड अगेन हजारों एक्सपेरिमेंट करके हमें ये पता चला k की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2π। तो फाइनल रिलेशन इसका आता है t इज इक्वल टू 2π रूट l अपॉन g, जो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में लिखा भी था। ठीक है, तो इस तरह से बेटा रिलेशन आप डिराइव करेंगे। पहला स्टेप आपको गिवन होगा ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो आप लिखोगे इट इज प्रोपोर्शनल टू, जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, टू द पावर a b c x y z कुछ भी दे दो। फिर अगले स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ और एक कांस्टेंट यूज कर दो k। बस यही इक्वेशन आपका फाइनल आंसर होगी, सिर्फ इसमें a b और c की वैल्यूज पुट करनी है। अब a b और c की वैल्यूज कैसे डिटरमिन करनी है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितनी भी क्वांटिटीज है सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में m l और t की पावर्स को इक्वेट करना है। आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी। जब आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये a b c की वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो आपके पास अपने आप फॉर्मूला आ चुका होगा, राइट? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल और डिस्कस करता हूं आपसे। हाँ जी बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेम एप्लीकेशन, हाउ टू डिराइव अ फॉर्मूला। हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैंने डिनोट किया F विद अ सबस्क्रिप्ट C, FC, एक्टिंग ऑन अ बॉडी मे डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी m, स्पीड ऑफ द बॉडी v एंड रेडियस ऑफ द सर्कल r। तो इन तीन फैक्टर्स पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है, m पे, v पे, r पे। हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन, चारों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन, इन तीनों के साथ हमें रिलेशन डिराइव करके दिखाना है। ठीक है,
सबसे पहले याद कर लीजिए कि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अगर कोई भी बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो पक्की बात है इस बॉडी पे लगातार एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। जब ये बॉडी यहां पहुंचेगी ये फोर्स इधर डायरेक्टेड होगी, जब ये बॉडी यहां होगी तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, जब ये बॉडी यहां होगी तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। लगातार जब ये बॉडी घूमती है तो इस पर कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है। अगर ऐसा ना हो तो ये बॉडी कभी सर्कल में नहीं घूम सकती। इसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री मतलब सेंटर, पीटल मतलब सीकिंग, जो सेंटर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अगर आप लोगों को याद हो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए जरा। क्या जरा बोलिए अपने मन में। हाँ मैं सुन रहा हूं यहां पे। यस, एनी बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट until some external force is applied। ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। Any body tends to remain in its state of rest or motion। ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं रेस्ट और मोशन until some external force is applied, बट बेटा थोड़ा सा गलत है ये, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? Any body tends to remain in its state of either rest, और दूसरी स्टेट कौन सी बेटा? रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एनी बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक बाहर से फोर्स एक्ट ना करे बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी। कौन सी स्टेट बेटा? दो स्टेट्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, दो स्टेट्स हैं। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी मोशन नहीं बोलना बेटा, कैसा मोशन? मोशन स्पेसिफाई करना आपको। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि भाई कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे। पहली स्टेट तो ये थी। आप कार के अंदर बैठ के धक्का मारेंगे तो कार मोशन में नहीं आएगी, बाहर से धक्का मारोगे तो कार रेस्ट से मोशन में आ सकती है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी। दूसरी चीज यही लॉ क्या कहता है कि अगर बॉडी मोशन में है तो उसका मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब तक बाहर से फोर्स एक्ट ना करे। यूनिफॉर्म मतलब अगर इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड तो ये 2 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी, ना 2 से 3 होगी, ना 2 से 1 होगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी। यूनिफॉर्म मोशन एंड दैट टू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो दिशा भी नहीं बदलेगी, ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती रहेगी। अगर इसकी दिशा बदलनी है, अगर इसकी डायरेक्शन बदलनी है तो भी फोर्स लगानी है। कि अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में, मान लो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, अगर आपको 5 से बढ़ानी है, 6, 7, 8 पे लेके जानी है तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपको इसकी वेलोसिटी 5 से कम करनी है, 4, 3, 2, 1, तो आपको मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है बेटा तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो देखिए बेटा, जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन लगातार बदल रही होती है, अपने आप बदल रही है, लगातार बदल रही है सर्कुलर मोशन में। देखो बेटा, जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी ट्रेवल करती है तो डायरेक्शन तो आपको क्लियर होगी, बट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, सर्कुलर मोशन है, जैसे यहां पे या कर्व्ड पाथ है, किसी कर्व्ड पाथ के लॉन्ग कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो आपसे कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछी जाए उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही मोशन की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन बदल रही है। अभी अभी कहा डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स चाहिए। इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है मोशन की, इस पॉइंट पे ये है। तो ये फोर्स जब तक नहीं एक्ट करेगी, डायरेक्शन नहीं बदलेगी, इसका मतलब बॉडी सर्कल में तब तक नहीं घूम सकती जब तक कोई ऐसी फोर्स एक्ट ना करे जो इसकी डायरेक्शन लगातार बदले। और वो फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड होगी? दैट फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। Such a force is said to be a centripetal force। जैसे आप रस्सी में एक पत्थर बांध के घुमा रहे हैं तो रस्सी खिंच रही है, जब रस्सी खिंच रही है तो रस्सी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे हम बोलते हैं टेंशन। जब तक रस्सी इंटैक्ट है बॉडी सर्कल में घूमेगी, क्योंकि वो टेंशन कहां को एक्ट कर रही है? आप रस्सी को खींच रहे हैं तो आपके हाथ की तरफ, पत्थर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे रस्सी टूटे वो सेंट्रीपिटल फोर्स गायब होगी।
अब वो पत्थर सर्कल में नहीं घूमेगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो किस डायरेक्शन में जाता है, वो टेंजेंशियली फ्लाई करता है, क्योंकि अभी भी बताया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल। ठीक है, ये था बेटा बेसिक सेंट्रीपिटल फोर्स का। चलिए जरा क्विकली बढ़ते हैं। है तो फोर्स, सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीफ्यूगल हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, डायमेंशनली तो वो फोर्स ही है ना। तो चलिए हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना होगा वो जस्ट हमें फोर्स का यूज करना है। हाँ, तो क्या बताया था, चलिए जरा डिराइव करते हैं फॉर्मूला। एफ सेंट्रीपिटल में डिपेंड अपॉन, क्या क्या कहा है, एम पे, वी पे और आर पे। आप इनको अपने से कुछ पावर्स दे दो, एक्स, वाई, जी। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो मुझे कांस्टेंट यूज करना चाहिए, के एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जी। यही हमारी फाइनल इक्वेशन होगी, बस हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। इसमें कैसे डिटरमिन करनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे। देखिए बेटा, फोर्स कोई भी फोर्स हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 होगा। के का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एम जस्ट मास है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम ही है, टू द पावर एक्स। वेलोसिटी एल टी माइनस 1, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, टू द पावर वाई। आर टू द पावर जी, रेडियस कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। तो ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वही जो काम हमने पहले किया था बेटा, वो क्या है, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। m की पार क्या रहेगी, x, l की पार देखिए यहां y और यहां z, तो y प्लस जी या y प्लस जेड, और t इनमें से यहीं पे t है तो t की पार क्या आ गई, माइनस वाई। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे क्या है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2। अब कंपेयर कीजिए डायमेंशंस को दोनों साइड्स पे। सो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी। यहां m की पार क्या है, x, सो वी गेट x इज इक्वल टू 1, सीधा ही मिल गया x की वैल्यू। l की पार राइट साइड पे क्या है, y प्लस जेड, so y plus z should also be equal to 1, and t की पावर minus y is equal to minus 2, that simply means y is equal to 2। तो आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। रही बात z की, तो यहां से देखो z की वैल्यू क्या है, 1 minus y, y क्या है 2, so it is 1 minus 2, so this implies that z is equal to minus 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बस सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। आगे यहां पे करता हूं बेटा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना चाहिए, सम कांस्टेंट k इंटू m टू द पावर x, दैट इज 1, v टू द पावर y, व्हाट इज y, y इज जस्ट 2, सो into r to the power z, that is minus 1। so finally हम इसको लिख सकते हैं, centripetal force is some constant k into m v square upon r, right? हाँ बेटा, अगेन इस k की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस तो नहीं मिलेगी, बट इस केस में k की वैल्यू 1 होती है। एंड हाउ इज इट डिटरमिन्ड, इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, ये पहले भी कह चुका हूं, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, this value is determined experimentally, that's it beta, this is the final formula, right? हाँ जी बेटा, इस एप्लीकेशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम और डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जेई एडवांस में पूछी गई प्रॉब्लम है, 2016 की है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, c से हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h, दे आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मान लीजिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की जगह हटा के कोई दूसरी क्वांटिटीज रख दी, सी, जी, एच। एच इज कॉल्ड एज बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, नहीं भी पता तो चलो अभी पता चल गया आपको, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूले चाहिए किसके, मास के, लेंथ के और टाइम के। चूंकि अब मास, लेंथ, टाइम फंडामेंटल नहीं है तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सी, जी और एच की टर्म्स में आने चाहिए। तो कैसे हम डिटरमिन करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, रिलेशंस डिराइव कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हम यहां पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन उसके लिए इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले का पता होना जरूरी है।
उसके लिए इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले का पता होना जरूरी है, जो कि मैंने यहां लिख दिया। c तो वेलोसिटी है, चाहे वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो या किसी और क्वांटिटी की हो, स्पीड तो स्पीड है बेटा, डायमेंशनली वो LT-1 होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहां पे लिख चुका हूं। ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी अभी आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको नहीं पता तो भी आप टेबल उठा के ये फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला भी लिख चुका हूं। एक्चुअली ये फॉर्मूले कहां से आए तो आपको बता देता हूं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज G(m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। दो मासेस m1 m2 अगर उनके बीच की सेपरेशन r है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ऑपरेट करेगी वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। तो यहां से अगर मैं g की वैल्यू निकालूं तो g की वैल्यू होनी चाहिए फोर्स इंटू r स्क्वायर, ये सबस्क्रिप्ट g बेटा सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, अपॉन m1 m2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, मास का पता है, r का पता है, तो यहां से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा g का। नहीं तो g की वैल्यू भी हमें पता है 6 पॉइंट, g की वैल्यू फिक्स्ड है, मैं यहां लिखने जा रहा हूं g की वैल्यू। g इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये वैल्यू वैसे भी हमें याद रखनी है, क्लास 11th में आपका चैप्टर आप ग्रेविटेशन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं भी याद रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल पाएंगे, यहां से भी देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो वहां से ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल सकता है। ट्राई कीजिए अपने लेवल पे बेटा, ये निकालिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। रही बात जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको देता हूं। इट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, यूनिट है जूल सेकेंड। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है, ये वैल्यूज आपको जगह जगह अप्लाई करनी है, ठीक है। आप एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी। हाँ, यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क डन की, इंटू सेकेंड इंटू टाइम। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T-2, mL2T-2, T की पावर -2 इंटू सेकेंड इंटू टाइम करेंगे तो T की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे पास आ सकते हैं। ये तो पहले से पता था, ये दोनों आप इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। एनीवे, एक बार डायमेंशनल फॉर्मूले मिल गए तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक इनमें से आपको डिटरमिन करके दिखाऊंगा। लेटर से मैं मास की वैल्यू डिटरमिन करता हूं, ठीक है। लेंथ और टाइम के लिए आप खुद करेंगे और करके मुझे सेंड करेंगे, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो जैसे मास की बात की जा रही है, अब मास फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। मास किस पे डिपेंड कर रहा है, इन तीनों पे, G पे, C पे और H पे। तो जरा देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m इज प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर X, कैपिटल G टू द पावर Y एंड H टू द पावर Z। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे कांस्टेंट वाली टर्म ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ही बताना है। डायमेंशनल फॉर्मूले में कांस्टेंट वैसे भी नहीं आएगा। चलो एनीवे, इसको मैं लिख सकता हूं K इंटू C टू द पावर X, G टू द पावर Y, H टू द पावर Z। दोनों साइड्स पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 T टू द पावर 0, C स्पीड ऑफ लाइट LT-1 पावर X, G that is m-1 L cube T to the power -2 whole to the power Y, H m L square T-1 whole to the power Z। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा। m की पावर यहां से -y और यहां से z, -y प्लस z, ठीक है। तो y और z में एक रिलेशन आ जाएगा m की पावर्स को इक्वेट करके। उसके बाद l, यहां से l की पावर x, यहां से +3y और यहां से 2z, राइट। उसके बाद t की पावर -x, यहां से देखो -2y -c, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। सो मैं बोर्ड पे जगह कम है, चलिए लिख देता हूं, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो देखिए यहां m की पावर क्या है, -y प्लस z, दैट शुड बी इक्वल टू 1, इजंट इट। दैट सिंपली मीन्स z इज इक्वल टू 1 प्लस y। तो z की वैल्यू अब आप क्या पुट कर सकते हैं यहां पे, 1 प्लस y, ओके।
एल की पार्स को कंपेयर करो। एल की पार राइट साइड पे है x प्लस 3y प्लस 2z। यहां पे देखो जरा क्या है एल की पार, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 3y, अब ये भी देखो z की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1 प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 2y, x प्लस 5y प्लस 2, या राइट साइड में लेके इसको आप -2 लिख दीजिए, ठीक है। तो एक और इक्वेशन आ गई x और y में। अब यहां देखते हैं t की पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। -x माइनस 2y माइनस z इज अगेन इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे t की पार क्या है, 0, राइट साइड पे ये है, ओके। अब यहां से फिर से देखते हैं, -x, या एक काम करते हैं बेटा, यहां से ना हम एक काम करते हैं, हम x को एक साइड ले जाते हैं। सपोज मैं x को उस साइड ले गया तो हमारे पास यहां क्या बचा, -2y माइनस z। तो z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, जरा चेक करते हैं, -2y माइनस वाई, सो दैट इज -3y माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई -3y माइनस 1। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, -3y माइनस 1 प्लस 5y माइनस इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ रहा है, -2। फिर से देखते हैं, -3y प्लस 5y इज 2y, और ये 1 राइट साइड पे ले जाओ। तो जब ये 1 राइट साइड पे जाएगा प्लस होगा, सो -2 प्लस 1 इज जस्ट -1, दैट सिंपली मीन्स y इज इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1/2, राइट। ये वैल्यू उठा के अगर मैं यहां पुट करूं x में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू -1/2 -1, 3/2 -1, एंड व्हाट इज 3/2 -1, दैट अगेन कम्स आउट टू बी 1/2। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। उसके बाद आते हैं z पे। दिस इंप्लाइज दैट z दैट इज 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई, 1/2, y की वैल्यू क्या है, सो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, ये भी 1/2। तो x, y और z तीनों की वैल्यूज, हाँ x और z तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। x और z दोनों बराबर है 1/2, और y क्या है, दैट इज -1/2, राइट। सो फाइनली इन सब को उठा के अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए था, तो अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो बेटा कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायमेंशनलेस होगा, दैट इज c टू द पावर x। तो c की पावर कितनी आ गई, 1/2, देन g टू द पावर y, g टू द पावर -1/2, एंड देन h टू द पावर अगेन 1/2, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, CH/G होल टू द पावर 1/2, आप ऐसे लिख लें या इस फॉर्म में लिख दें, तो यही आपका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। हालांकि जेईई एडवांस में वो जो क्वेश्चन आया था उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा था बेटा, उसमें वैल्यू पूछी थी, मास की वैल्यू क्या होगी, मास की यूनिट क्या आएगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, c की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होल स्क्वायर रूट टू द पावर 1/2। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू अपने आप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो ये रहेगा c टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2 एंड h टू द पावर 1/2, ठीक है। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए ही दिया है। अगर यूनिट निकालनी है तो c, g और h की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये तीनों फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं यूनिवर्स के। जो चूंकि फिक्स कांस्टेंट है तो इनको फंडामेंटल बनाया जा सकता है अगर हम चाहें तो हमने इनको मान लो फंडामेंटल बना दिया, तो अब मास डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, तो मास इन तीनों पे डिपेंड करेगा। फिर इस तरह से जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव करते हैं ठीक उसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2, h टू द पावर 1/2, ठीक है।
तो बेटा इसी तरह से आप लेंथ के लिए भी लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं और टाइम का भी कर सकते हैं, जो कि आप करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो यही सारी एप्लीकेशंस थी बेटा जी। हाँ, एक चीज और बेटा, एक एप्लीकेशन और है, कई बार कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें उनके कुछ कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूले हम डिटरमिन करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वो मैं पिछले वीडियो में करके दिखा चुका हूं। जब मैंने डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया तो उस वीडियो के लास्ट पार्ट में वो करके दिखा चुका हूं। वहां ABCDE के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने डिटरमिन किए थे, उनकी डायमेंशंस हमने निकाली थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइजेस करनी है। जब आप एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जो डाउट्स आएंगे वो आप मेरे से पूछेंगे। बस इतने में, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ग्रो करेंगे बेटा जी। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।